नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। दोस्तों, हमारी जो सीरीज जो निरंतर चल रही है भारत का संविधान में, तो दोस्तों इस सीरीज का हमारा जो मकसद है, मैं अनेक बार आपको बता चुका हूं कि हमारा एक ही मकसद है, मिशन लीगल अवेयरनेस। क्योंकि दोस्तों, जब प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के बारे में पता होगा तो वो अपना चौमुखी विकास आसानी से कर सकता है। लेकिन जरूरत है अपने अंदर एक जुनून पैदा करने की, अपने अंदर शिक्षा प्राप्त करने की। इस आवश्यकता को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं कि आप अपना चौमुखी विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत का संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही है लगातार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4 की। दोस्तों, भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी राज्य, कोई भी देश किस प्रकार चलता है, उसके लिए क्या क्या नीतियां अनिवार्य हैं, उस संबंध में बताता है भारत के संविधान का भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत। तो दोस्तों, राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, उनमें क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से प्रत्येक नागरिक अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का विकास कर सकता है। अगर हमने इस पूरे भाग को अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग 4 की, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसका अनुच्छेद 36 जो बताता है परिभाषा के बारे में, जिसमें बताया गया है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। इसमें दोस्तों, जो हमने पिछली जो अपना सीरीज में भाग 3 के बारे में आपको हमने बताया भी है, तो आप एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप भाग 3 को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो दोस्तों आपको पता चलेगा राज्य के बारे में विस्तार से उसमें बताया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 37 की। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 कहता है दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जिसका क्लोज एक कहता है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। क्लोज 2 कहता है दोस्तों, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी कि दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद 38 है, इसके अंतर्गत एक बात साफ तौर से बता दी गई है भारत के संविधान में कि राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनानी ही होगी। वो सारी जिम्मेदारी राज्य की है कि वो आय में भी समानता दे, लोगों में समानता दे, यानी कि हर तरह से भरसक प्रयास करे कि हर मानव समानता से अपना गरिमामय जीवन जी सके। ये दोस्तों मुख्य तौर पर बताया गया है भाग 4 के अनुच्छेद 38 में। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 39 की, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, क्लोज ये कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। क्लोज बी कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। क्लोज सी कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का
सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। क्लोज डी कहता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। क्लोज ई कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अब देखिए दोस्तों, राज्य की जिम्मेदारी एक और दे दी है कि चाहे सुकुमार हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, वो अच्छे से खुशहाल जीवन जी सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगा राज्य, ताकि वो रोजगार भी कर सके, उनको अच्छा वेतन भी मिल सके और ऐसा कार्य वो करें जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और दोस्तों, क्लोज एफ कहता है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 ए कहता है दोस्तों समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 39 ए, यानी कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यानी कि दोस्तों, जो कई ऐसे गरीब लोग होते हैं या असाक्षर लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें न्याय कैसे प्राप्त करना है, उनके पास धन नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है जो धनाढ्य लोग हैं वो तो हर तरह से काम कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो कहां जाए। उसी के लिए दोस्तों भारत के संविधान में एक प्रावधान बना दिया गया है अनुच्छेद 39 ए। तो दोस्तों 39 ए ये कहता है कि हर किसी को विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए और निशुल्क होनी चाहिए। तो जैसे हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने देखा होगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, या राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो ये सब जो प्राधिकरण बनाए गए हैं ये उन लोगों को न्याय देने के लिए ही बनाए गए हैं जो बेचारे गरीब हैं या जो असाक्षर हैं, जिनको पता ही नहीं न्याय कैसे प्राप्त करना है। तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको निशुल्क सहायता प्रदान की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 की, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और अनेकों ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। यानी कि दोस्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार राज्य को ये बता दिया गया है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स देने का प्रयास करना ही होगा। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 42 की, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 ए की, जो कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 43 बी कहता है सहकारी समितियों का संवर्धन। राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद दोस्तों 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 48A की। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 49 बोलता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। दोस्तों अनुच्छेद 50 बताता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 51 बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य क्लोज ए में बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। क्लोज बी बताता है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। क्लोज सी बताता है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और क्लोज डी बताता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे भाग 4A की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 4A, जिसे कि बाद में ऐड किया गया है। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि पहले सिर्फ मूल अधिकारों की बात होती थी, लेकिन उसके बाद आवश्यकता पड़ी मूल कर्तव्यों की भी। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य अति आवश्यक होते हैं। इसी वजह से दोस्तों
भाग 4A को ऐड किया गया और अनुच्छेद 51A बताता है मूल कर्तव्य के बारे में। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, क्लोज ए कहता है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। क्लोज बी कहता है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले अन्य आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। क्लोज सी कहता है दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्लोज डी कहता है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। क्लोज ही कहता है, भारत के सभी लोगों में समान समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्लोज एफ कहता है दोस्तों, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। क्लोज जी कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। क्लोज एच कहता है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। क्लोज आई कहता है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। क्लोज जे कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लोज के की, जिसमें बताया गया है, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, आज हमने भारत का संविधान के अंतर्गत भाग 4 और भाग 4A को कंप्लीट किया है। और दोस्तों, भाग 4A के बारे में मैंने आपको बताया, जो मूल कर्तव्य हैं ये जोड़े गए ताकि हर नागरिक अपने कर्तव्यों को भी जान सके अपने अधिकारों के साथ साथ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा YouTube चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, हम जो एक मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन लीगल अवेयरनेस, ये आप सभी के सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और वैसे भी कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे, और लेकिन ये प्रयास आपके बिना संभव नहीं है दोस्तों, आपके सहयोग से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको दोस्तों आप शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें दोस्तों जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।